हेलो एवरीवन। सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई विद JWT ऑथेंटिकेशन, जो कि एक कंप्लीट बिगिनर्स प्रोजेक्ट है। आज हम लोग करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट सेटअप एंड माइग्रेशन, जो कि हमारा वीडियो 4 है। इससे पहले हम लोग जो है वो 3 वीडियो कर चुके हैं, जो कि आपका इंट्रोडक्शन था, प्रोजेक्ट सेटअप था और आपका गिटहब रिपो और डेटाबेस मॉडल हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट सेटअप एंड माइग्रेशन, और बाकी के वीडियो जो है सीरीज में एक एक करके आते रहेंगे। हम लोग जो है वो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है, हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है, जो कि आपका सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब डेवलपर कम्युनिटी, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको कोड स्निपेट शेयर करना है, स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं जो कि आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, तो वो आपका जो है यूट्यूब की कम्युनिटी में प्रॉपरली डिस्कस नहीं हो पाते हैं। आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा कोहेसिव बनाने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, जो कि प्राइवेट ग्रुप है आप लोगों के लिए। इस QR कोड को स्कैन करके आप वो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप ग्रुप ज्वाइन करो, बट अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है कि आप लोगों ने सजेस्ट किया है कि एक एंगुलर ऐप भी बने इस टास्क मैनेजमेंट एपीआई के लिए। तो मुझे एक जो है वो कमेंट आया था सब्सक्राइबर का, तो मैंने उस पॉइंट को जो है कंसीडर किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई को एक्सटेंड करके इसके लिए एक एंगुलर ऐप की सीरीज भी करूं, तो आप लोग जो है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंगुलर ऐप। और जो ऑडियंस इंटरेस्टेड होंगे उनके बेस पे मैं देखूंगा कि मैं एक सीरीज जो है इसके लिए ज़रूर से प्लान कर दूंगा। और ये जो एंगुलर ऐप वाला आपका जो टास्क मैनेजमेंट एपीआई के लिए एंगुलर ऐप है, ये मैं आने वाले वीडियो में मेंशन करूंगा, और मैं देखूंगा कि कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो है सीरीज प्लान करेंगे। सो दैट बीइंग सेड, हम लोग जो है वापस चलते हैं अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट सेटअप वाले सिस्टम पे, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, और डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस माइग्रेशन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे कि हमारा जो फोल्डर है यहाँ पर कंट्रोलर्स वाला, वो हमें दिख रहा है, पर हमें जो है वो मॉडल वाला फोल्डर नहीं दिख रहा था। तो उसका कारण ये है कि जो आपका मॉडल वाला फोल्डर है, यहाँ पर आपके जो है वो आइटम्स हैं, यानी कि आपके यहाँ पे फाइल्स हैं। इसलिए मॉडल वाला फोल्डर जो है वो आपका ऑटो इंक्लूड हो रहा है। कंट्रोलर में कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए कंट्रोल वाले फोल्डर को आपको एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करना पड़ रहा है, जो कि आपका जो डॉट नेट कोर का सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट कर दे रहा है, आपको नहीं करना पड़ रहा है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर एक कंट्रोलर ऐड कर दो, जस्ट जो है हम लोग कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे आपको मॉडल का फोल्डर क्यों नहीं दिख रहा है और कंट्रोलर का फोल्डर क्यों दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है वो मॉडल, जब मैं कंट्रोलर एक ऐड कर दूंगा कंट्रोलर के फोल्डर में, तो आपको कंट्रोलर का फोल्डर भी नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक कंट्रोलर लेके सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर सिंपल हम लोग जो कंट्रोलर ऐड कर देंगे। कंट्रोलर की हम लोग कोई डिटेल्स में अभी बात नहीं करेंगे, डिटेल्स में जब बात करेंगे हम लोग कंट्रोलर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मॉडल का फोल्डर क्यों नहीं दिख रहा है और कंट्रोलर का क्यों दिख रहा है। कंट्रोलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई फाइल नहीं है। जैसे हम लोग ये फाइल ऐड करेंगे तो हमें कंट्रोलर का फोल्डर दिखना जो है वो बंद हो जाएगा। ASP.NET कोर का जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि इस फोल्डर में फाइल है, इसलिए अब फोल्डर को अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप टास्क मैनेजमेंट एपीआई में जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो कंट्रोलर का फोल्डर था वो यहाँ से जा चुका है। कारण क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइल ऐड कर दी है। तो जिस फोल्डर में आपके फाइल होती हैं उस फोल्डर को यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना पड़ता है। जिस फोल्डर में फाइल नहीं होती हैं उसको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। ये बात आपकी जो है वो प्रूफ हो चुकी है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, बहुत अच्छा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने आपको जो है वो बता दिया है, जो कि हमारे लास्ट वीडियो में ये डिस्कशन हमारा अधूरा रह गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रिवर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था, मैंने बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हम लोग रिवर्ट कर देंगे, और हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज का है वो है हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो रिवर्ट कैसे करेंगे, जो आपका वर्जन कंट्रोल होता है उसकी ब्यूटी यही होती है कि आप जो है वो यहाँ पर जाके सारे के सारे जो चेंजेज आपने किए हैं उनको आप रिवर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जो है वो रिवर्ट पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे रिवर्ट पे क्लिक करूंगा जो चेंजेज आपके मैंने किए हैं वो आपके रिवर्ट हो जाएंगे। और जो नई फाइल आपने ऐड की है सिंपली आप इसको यहाँ से जो है वो डिलीट कर दो। तो आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट की ओरिजिनल स्टेट में आ जाओगे। आप देखो यहाँ पे कोई भी फाइल आपकी जो है वो चेंज नहीं है, आप बिल्कुल मास्टर ब्रांच पे हो, और कोई भी आपकी जो है वो इनकमिंग आउटगोइंग जो चेंजेस हैं वो आपके यहाँ पे नहीं है। तो अब हम लोग जो है वो चलते हैं और बात करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट की। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है। डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, डीबी फॉर डेटाबेस। और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो डेटाबेस यूज होने वाला है वो डेटाबेस आपका कौन सा होगा। कौन सा होगा मतलब
उसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगी वो ये बताएगी कि कौन सा सर्वर है, कौन सा डेटाबेस है, क्या सिक्योरिटी है, क्या क्रेडेंशियल है। वो सारे के सारे आपके कनेक्शन स्ट्रिंग में रहते हैं। वो कनेक्शन स्ट्रिंग आप जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट को पास करते हो। वो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ रहती है? वो रहती है आपकी ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। वहाँ से आप रीड करते हो, डीबी कॉन्टेक्स्ट को पास करते हो, और फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके डीबी सेट बनाता है, और फिर आपके जो मॉडल क्रिएशन पे जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे करता है। तो ये उसकी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम लोग जो है वो ये प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई बना रहे हैं, जो लगभग आपकी प्रोडक्शन रेडी एपीआई है। तो यहाँ पर हम लोग सारे कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर ऐड करेंगे, जिसका नाम हम लोग रखेंगे डेटा। डेटा इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो डेटा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर चीज़ें रखने वाले हैं। तो इसका नाम रख दिया है डेटा। और यहाँ पर आपको जो है वो कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट मिला है, कह रहा है कि कैन नॉट रीनेम न्यू फोल्डर टू डेटा बिकॉज अ नेम कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग फोल्डर। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास डेटा का फोल्डर ऑलरेडी है क्या। तो लेट्स सी, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया रहता है जो कि आपको बोलता है कि शो ऑल फाइल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में सारी फाइल्स नहीं दिखती रहती हैं, कुछ फाइल्स आपकी हिडन भी रहती हैं। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे शो ऑल फाइल्स, तो आपको यहाँ पे डेटा का और माइग्रेशन का फोल्डर जो है वो दिख रहा है। तो ये शायद इस वजह से दिख रहा है क्योंकि मैं जो है इसको करने से, आपको वीडियो बनाने से पहले मैं इसको टेस्ट भी करता हूँ और खुद से जो है समझता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिन का जो फोल्डर है इसको यहाँ से जो है वो डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद में आपका यहाँ पे जो डेटा का फोल्डर है उसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हम लोग जो है नया फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से सीख रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आए कि क्या चीज़ आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर ये भी सिनेरियो आपका आ गया है, तो आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई है। और जो आपके ओबीजे वगैरह के फोल्डर होते हैं, तो आपके जो है जब आप इसको रिबिल्ड करते हो तो वैसे भी ये डिलीट होकर क्रिएट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने जो फोल्डर यहाँ पर थे जो कि आपके यहाँ पर इंक्लूड नहीं थे, उनको मैंने डिलीट कर दिया है। मैं चाहता तो उनको इंक्लूड भी कर लेता, लेकिन इंक्लूड जो है वो नहीं करेंगे, हम लोग शुरू से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से जो है वो बटन को क्लिक कर देंगे ताकि फिर से आपका जो सोल्यूशन है वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो फोल्डर न्यू फोल्डर है इसको हम लोग डेटा में रीनेम कर देंगे। और अब जब आप रीनेम करोगे तो आपका फोल्डर जो है वो डेटा रीनेम हो जाएगा प्रॉपर्ली, और आपके फोल्डर का नाम यहाँ पे डेटा हो गया। अब इस डेटा फोल्डर में आपको क्या करना है, इस डेटा फोल्डर में आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल। और डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल होगी, उसका मतलब क्या है कि फाइल तो आपकी क्लास फाइल ही होगी, लेकिन वो जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लास फाइल ऐड करते हैं, और इस क्लास फाइल के नाम पे जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि इसका नेम जो है वो क्या होगा। तो इसका नेम आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई, इसके लिए डेटाबेस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो डेटाबेस ऐड होगा या यूज होगा वो कौन सा डेटाबेस होगा, तो उसके लिए ये आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो एक सिंपल सी शार्प क्लास आपकी यहाँ पे बन के आ गई, इसमें कुछ भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट कब बनती है, जब आप इसको जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से इनहेरिट करवा देते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इनहेरिट करवा देता हूँ, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनहेरिट करवा दिया है। अब ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, ये क्लास आपको मिलती है नूगेट पैकेज में। और वो नूगेट पैकेज आपका जो मैंने आपको बताया था वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, ये आपका जो है वो पैकेज है जहां पर आपको वो क्लास मिलेगी। और दूसरा पैकेज हम लोग यूज करेंगे जो कि आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, जो कि आपके माइग्रेशन के लिए यूज होगा। तीसरा आपका JWT बेयर टोकन के लिए यूज होगा, और चौथा आपका इंक्रिप्शन के लिए यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चारों पैकेज जो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे, और फिर हम लोग जो है वो वापस आएंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है डीबी कॉन्टेक्स्ट का इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको डिपेंडेंसीज पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको नूगेट पैकेज मैनेजर पे जो है वो जाना है। आपको क्लिक कर देना है नूगेट पैकेज मैनेजर, और आपको यहाँ पे जो है वो एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इस विंडो में आपको वो नाम जो वहाँ पर थे वो आपको जो है वो कॉपी करके एक एक करके पेस्ट कर देने हैं, और आपको इंस्टॉल कर देना है। तो वो नाम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगला आपको क्या करना है, जब पैकेज आप सिलेक्ट करेंगे तो ये वर्जन आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप .NET 10 यूज कर रहे हो तो 10 आपका वर्जन होना चाहिए, जो आपका मेजर वर्जन है वो 10 होना चाहिए। अगर आप 9 यूज कर रहे हो तो मेजर आपका 9 होना चाहिए। अगर आप 8 यूज कर रहे हो तो मेजर आपका 8 होना चाहिए। तो मैं 10 यूज कर रहा हूँ, तो मैं मेजर जो वर्जन हमारा है स्टेबल, वो हमारा जो है वो 10.0.2 है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये आपके जो माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक पैकेज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला जो हमारा
पैकेज है नूगेट पैकेज, उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे और फिर बाकी के बचे नूगेट पैकेज भी हम लोग जो है वो इंस्टॉल कर देंगे अभी के अभी, ताकि बाद में हम जब JWT करें तो हमारे पास पैकेज पहले से इंस्टॉल रहे। आप जो है वो देन एंड देयर भी इंस्टॉल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप अभी करो, अभी आपको जितने ज़रूरी हैं उतने कर सकते हो और बाकी के आप बाद में कर सकते हो। पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अहेड ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा और आपके पास पैकेजेस जो हैं पहले से इंस्टॉल रहेंगे, उसके बाद में आप लेटर ऑन भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड पैकेज जो टूल्स वाला है वो यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो रहा है, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है वो टोकन वाला पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारा JWT टोकन के लिए होगा। तो ये थोड़ी सी सेरेमनी जो होती है वो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है जब एक बार सेटअप हो जाता है, डिपेंडेंसी सेटअप हो जाती है, उसके बाद में आपको सिर्फ डेवलपमेंट ही करना होता है। बट उससे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा का पूरा जो है वो सेटअप करना होता है, और इसीलिए ये बिगिनर सीरीज है, क्योंकि आपको सेटअप सब कुछ जो है वो समझ में आना चाहिए कि सेटअप कहाँ कब कैसे होता है, कितना आपका उसमें टाइम लगता है, कितना एफर्ट लगता है, और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं जो है वो समझा रहा हूँ। तो ये सीरीज आपकी जो है वो कंप्लीट बिगिनर्स सीरीज है, और इस सीरीज के बाद जैसा मैंने बोला था कि आपको जो है वो समझ में आएगा कि कोई प्रोजेक्ट शुरू से कैसे बनता है और एपीआई जो है वो कैसे बनती है शुरू से। अब हमारा एक आखिरी पैकेज जो है वो बचा है, वो हमारा है bcrypt.net, जो कि हम लोग इंक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे, और इंक्रिप्शन हम लोग करेंगे पासवर्ड का। तो यहाँ पर आप देखो कि ये माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक पैकेज नहीं है, इसलिए इसका जो वर्जन आपका है वो 4.0 पॉइंट समथिंग है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के स्पेसिफिक जो आपके पैकेज हैं वो आपके फ्रेमवर्क को मैच करते हैं, जो इंडिपेंडेंट पैकेज हैं वो फ्रेमवर्क को मैच भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आपके इंडिपेंडेंट पैकेज अगर फ्रेमवर्क को नहीं मैच कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जितनी भी डिपेंडेंसी थी वो हमारी यहाँ पर अब इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम लोग जो है वो वापस चलेंगे, जो हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और अपनी चर्चा जो है वहां से हम लोग फिर से उस पर वापस जाएंगे। तो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको कहाँ से मिला? जो आपका था माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह जो है उसको लेके जाएगा ऑप्शंस में, और उसको जो है वो बताएगा आपके डॉटनेट सिस्टम को कि कौन सा डेटाबेस आपको यूज करना है, कहाँ टेबल क्रिएट करनी है, कैसे आपको डेटा पुल करना है। हम लोग जब रिपोजिटरीज बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है। तो अब अभी भी आपको यहाँ पर एरर आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे नेम स्पेस इंपोर्ट नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कंट्रोल डॉट करना है, और कंट्रोल डॉट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, जिसको कि आपको यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। तो इसको अगर आप F12 करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। F12 करोगे डीबी कॉन्टेक्स्ट पे रख के, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट की जो डेफिनेशन है वो आपको जो है वो खुल के आएगी, और उसकी डेफिनेशन हम लोग जो है वो समझ पाएंगे कि किस तरह से ये काम करती है। तो यहाँ पे एक तो जो डेफिनेशन आपको मिल रही है, अगर आप यहाँ पे देखो बहुत सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखा रहता है जो आपके काम आता है। अ डीबी कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस represent a session with the database and can be used to query and save instance of your entities। तो ये आपका जो डेटाबेस का सेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, किस डेटाबेस से कनेक्ट है, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, बाकी डिटेल्स क्या है, उनके साथ आपका सेशन बनता है। तो सेशन का मतलब क्या, जब तक आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है तब तक एक सेशन रहता है, और उस सेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। उस सेशन में जो भी डेटाबेस होता है कनेक्शन स्ट्रिंग के बेस पे उसको रिप्रेजेंट करता है आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ वर्क एंड रिपोजिटरी पैटर्न। ठीक है। तो रिपोजिटरी पैटर्न बेसिकली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं मैं। रिपोजिटरी पैटर्न बेसिकली आपके जो डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए यूज होता है, और यूनिट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि एक जो आपका काम है स्पेसिफिक, वो एज अ होल कंप्लीट होता है, पार्ट में कंप्लीट नहीं होता है। कि जैसे आपको एम्प्लॉय क्रिएट करना है तो वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय आपका क्रिएट होना चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट बाजी से वो डेटा लेके जाएगा, फिर वहाँ पे इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करने के बाद आपको वापस ये दिखाएगा कि ये आपका एम्प्लॉय जो है क्रिएट हो गया, इसकी आईडी है। तो वो पूरा एक साइकिल होता है, तो वो एक पूरा यूनिट ऑफ वर्क होता है। तो एक एक जो आपका यूनिट ऑफ वर्क है, ये आपका जो है वो एक पैटर्न है, और ये पैटर्न जो है वो एग्जाम्स में काफ़ी, जो आपके इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ वर्क क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिट ऑफ वर्क जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। रिपोजिटरी पैटर्न हम लोग इसी में जो है वो देखेंगे, और सर्विस पैटर्न भी देखेंगे। तो ये डेफिनेशन आप जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट की जाके देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो किसी भी टाइम। तो ये आपकी हो गई डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास की बात, जो कि आपकी बेस क्लास है, और ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, इसको हम लोग जो है वो अब रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जो कि आपका होगा CTOR, और फिर आपको टैब टैब कर देना है। तो क्या होगा, आपका यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है वो बन जाएगा।
अब ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कुछ डिटेल्स चाहिए हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि कंस्ट्रक्टर जो है उसका काम क्या होता है। जब भी आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आपका फायर होता है। आपको अगर कोई लॉजिक कब एग्जीक्यूट करना है, जब आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बने, उसको आप कहाँ रखते हो, उसको कंस्ट्रक्टर में रखते हो। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही वो लॉजिक आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हम वो लॉजिक रखेंगे जो हमें तुरंत एग्जीक्यूट करना है क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही। तो क्या है वो लॉजिक? वो लॉजिक है हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। तो हमें अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस जो है वो जैसे ही जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बने वैसे ही क्या हो कि कुछ ऑप्शंस जो है वो सेट हो जाएं। और ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस हैं हमें मिलेंगे कहाँ से? ये हमें मिलेंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे और एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बना देंगे, उसका नाम रख देंगे हम लोग ऑप्शंस, राइट। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस को सेटअप किया। वो ऑप्शंस की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से मिलेगी, जो कि हमारी क्लास है। और फिर उसको मैंने एक वेरिएबल में यहाँ पे रख लिया। अब अगला काम क्या है? अगला काम यह है कि ये तो क्लास हम लोग कन्फिगर कर रहे हैं, बट एक्चुअल जो आपका लॉजिक लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पे लिखा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में। तो जो ऑप्शंस हैं बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग के थ्रू जो ऑप्शंस हैं उनको बेस क्लास में पास कर देंगे। तो जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे वो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के थ्रू आपके बेस क्लास में पास हो जाएंगे। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही ये सारा काम हो जाएगा कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो भी ऑप्शंस रहेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, वो आपकी ऑप्शन वेरिएबल के थ्रू जो है वो बेस क्लास को पास हो जाएगी। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके डेवलपमेंट पर्पज से भी और आपके इंटरव्यू पर्पज से भी और आपके प्रोजेक्ट के पर्पज से भी। तो अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे, अगला काम हम लोग करेंगे डीबी सेट बनाएंगे। तो डीबी सेट बेसिकली क्या होते हैं? डीबी सेट बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो मॉडल होते हैं उनकी टेबुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा पब्लिक डीबी सेट यूजर। तो यूजर आपका मॉडल है। आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे जो हमने बनाया था, ये हमारा यूजर जो है वो मॉडल है। और यूजर्स क्या है? जो प्लूरल है यूजर्स, ये आपका टेबल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है। तो टेबल जो बनेगी आपकी सिक्वल सर्वर में उसका नाम क्या होगा? उसका नाम यूजर्स होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर जो है वो आपका मॉडल को रिप्रेजेंट करता है और प्लूरल यहाँ पे जो है आपके जो टेबल होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर थिंग हम लोगों ने यहाँ पे की टास्क आइटम के लिए। तो यहाँ पे टास्क आइटम्स होना चाहिए था, बट हम लोगों ने उसको जो है जो सही करके यहाँ पर जो है वो टास्क लिख दिया है। तो टास्क आइटम बेसिकली एक टास्क होगा और उस टास्क को अगर हम लोग प्लुरलाइज करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? टास्क हो जाएगा। आप टास्क आइटम्स भी लिख सकते हो, बट मैंने इसको जो है वो टास्क लिखना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि एक टास्क आइटम बेसिकली आपका एक टास्क है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि डीबी कॉन्टेक्स्ट आपके हमेशा पब्लिक होते हैं, क्योंकि इनको आपको रिपोजिटरी में एक्सेस करना होता है, इसलिए इनको पब्लिक रखना होता है। कभी भी अगर आप इनको प्राइवेट बना दोगे तो ये एक्सेसिबल नहीं होंगे, फिर आपको एरर आएगा। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट डीबी सेट जो है आपके वो पब्लिक होते हैं। अब हम लोग अगली बात जो है वो कर लेते हैं, जो हमारा मॉडल बनेगा तब क्या होना चाहिए। तो जो हमारा ऑन मॉडल क्रिएटिंग मेथड होता है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम लोग जब हमारा मॉडल बन रहा है तो हम लोग कुछ चीज़ें वहाँ पर कन्फिगर कर पाएँ। तो क्या कन्फिगर करना है हम लोग उसकी यहाँ पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो कोड है उसको लेके आता हूँ और फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो कोड है बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ऑन मॉडल क्रिएटिंग। तो ऑन मॉडल क्रिएटिंग आपकी जो है वो कहाँ से आई? ये आपकी आई है, हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। तो ओवरराइड कर रहे हैं मतलब ये बेस क्लास में अवेलेबल होगी। बेस क्लास कौन सी हमारी है? डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में हमारी ऑन मॉडल क्रिएटिंग मेथड जो है वो अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। और ओवरराइड कर रहे हैं इसलिए ये बेस क्लास में क्या होगा? वर्चुअल होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। और मॉडल बिल्डर जो आपका यहाँ पर एक है उसको हम लोग यहाँ पर पास करें। तो मॉडल बिल्डर बेसिकली क्या है? ये हमारे मॉडल को बिल्ड करने में हेल्प करता है, कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाता है, कुछ सिंटेक्स हमें प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो बेस फंक्शनैलिटी आपकी मॉडल बिल्डर की है, तो आप बेस क्लास में जाओ और एक मॉडल बिल्डर का जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी होती है उसको परफॉर्म करके आओ। उसके बाद हम लोग फर्दर बात करेंगे। फर्दर बात हम लोग क्या करेंगे? फर्दर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कन्फिगर यूजर एंड टास्क रिलेशनशिप। तो यूजर और टास्क में रिलेशनशिप उसको कन्फिगर करो। तो मैंने पिछले वीडियो में ये आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि यूजर और टास्क में क्या रिलेशन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बताया है कि आपका जो यूजर है उसके पास टास्क का एक कलेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि सिंगल यूजर कैन हैव मल्टीपल टास्क। एक यूजर के पास कई सारी टास्क हो सकती हैं। जो टास्क आइटम है, एक टास्क आइटम जो है उसको एक यूजर असाइन होगा। एक टास्क आइटम पर मल्टीपल यूजर जो है वो असाइन नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने यूजर आईडी से जो है वो फॉरेन की लगाई है कि एक टास्क आइटम एक यूजर करेगा।
एक टास्क आइटम मल्टीपल यूजर नहीं करेंगे, लेकिन मल्टीपल यूजर के पास, एक यूजर के पास मल्टीपल टास्क आइटम हो सकते हैं। एक टास्क आइटम के लिए एक ही यूजर होगा और वो यूजर आपका यहाँ पे मैप हो जाएगा और उस फॉरेन फॉरेन की से जो है वो यहाँ पर आपका कनेक्टेड रहेगा। तो ये आपने यहाँ पर जो है वो लिख दिया है। इसको आप कन्फिगर कहाँ कर रहे हो, कन्फिगर कर रहे हो इसको आप यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट में। जब आप मॉडल बिल्ड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि जो एंटिटी हमारी यूजर हैज मेनी, यानी यूजर हैज मेनी टास्क्स, एक यूजर जो है मल्टीपल टास्क हो सकती है उसके पास। विद वन यूजर, एक यूजर के पास जो है वो मल्टीपल टास्क हो सकती हैं। तो यूजर हैज मेनी टास्क विद वन यूजर, तो एक यूजर के पास कई सारी टास्क हो सकती हैं। हैज फॉरेन की यूजर आईडी, और यूजर आईडी जो है वो आपकी फॉरेन की है। और ये यूजर आईडी कहाँ अवेलेबल है, ये अवेलेबल है आपकी टास्क आइटम में। यहाँ पर यूजर आईडी फॉरेन की है, ये कनेक्शन आपका बन रहा है। ऑन डिलीट बिहेवियर कास्केड, तो ऑन डिलीट जो बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए, वो कैस्केड होना चाहिए। यानी अगर यूजर आपका डिलीट होता है तो उसके साथ जो टास्क है वो भी डिलीट हो जाए। यूजर डिलीट हो गया तो टास्क को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यूजर के साथ ही वो टास्क डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि परफॉर्मेंस जो हमें है वो कंसिडर करनी है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो है परफॉर्मेंस की कोई खास कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटा ही बहुत कम होगा। बट जो मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो इंडेक्सिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि कब कहाँ कैसे लगाना है। जहाँ भी उचित रहे वहाँ पे आप उसको लगा पाएँ। तो यूज़र की एंटिटी पे हम लोगों ने इंडेक्स लगा दी है ईमेल पे। यूजर को आप सर्च कैसे करोगे, ईमेल से करोगे, और ईमेल को मैंने बोल दिया ईमेल यूनिक होगा। तो यहाँ पर एक इंडेक्स लगा दी है ईमेल पे और उसको बोल दिया है यूनिक। दूसरी इंडेक्स लगा दी यूजर नेम पे, उसको बोल दिया है यूनिक। तो दो इंडेक्स लगाई हमने, एक लगाई हमने यूजर नेम पे, जो कि आपका यहाँ पे है, ये यूजर नेम है, और दूसरा ईमेल पे, और दोनों ही आपके जो है वो यूनिक हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये जो चीज़ आपने यहाँ पे देखी है, जो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बेसिकली ये जो सिंटेक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सिंटेक्स आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लुएंट एपीआई। तो फ्लुएंट एपीआई के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मॉडल कॉन्फ़िगर करने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन बेस्ड तरीका। तो आप क्या कर सकते हो, कन्वेंशन कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पर कन्वेंशन बेस्ड ऐसे होता है कि आप यहाँ पे लिखते हो की। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब आप की लिखोगे यहाँ पे, तो आपकी ये जो आईडी है ये आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। तो आईडी आपकी जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है कन्फिगर कर सकते हैं, हम लोग जो डेटा नोटेशन है उसका यूज करके, या फिर जो आपकी कन्वेंशन है उसका यूज करके। बट क्या है कि कन्वेंशन में आपको उतनी सारी जो फैसिलिटी होती है वो नहीं मिलती, उतनी सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जितनी आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि आपकी जो फ्लुएंट एपीआई है। बट क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग जो फ्लुएंट एपीआई को बहुत अच्छे से सीखे हैं, किसी और एपीआई में मैं आपको जो है दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर डेटा नोटेशन का, और यहाँ पे कन्वेंशन के बेस पे हम लोग कैसे कैसे चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ब्लॉग पोस्ट एपीआई मैंने बोला था मैं बना सकता हूँ, या कोई और एपीआई जो है कंसिडर करूंगा, या फिर कहीं और मॉडल बनाएंगे, तो वहां पर मैं आपको जो है दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो कर सकते हो डेटा नोटेशन का यूज कॉन्फ़िगरेशन करने में। बट यहाँ पर हम लोगों ने जो करा है वो हमारा क्या है, ये हमारा है फ्लुएंट एपीआई। तो अब क्या हो गया है, हमारे जो मॉडल थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। इससे पहले हम लोगों ने जो है अपना जो डीबी कॉन्टेक्स्ट था उसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब अगला जो काम हमें करना है वो हमें करना है कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हमारी सेट होनी चाहिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कहाँ पे सेटअप करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग सेटअप करते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल को आप देख लो, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप सेटअप करते हो, और कनेक्शन स्ट्रिंग भी आप यहीं पे सेटअप करते हो। तो हम लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग उसको सेटअप कर लेते हैं, और फिर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। तो यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग रहने वाली है आपकी, वो लोकल डीबी की कनेक्शन स्ट्रिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसको पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के साथ ही मुझे यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, फिर करेक्ट करके हम लोग इसको जो है वो देखते हैं। सो ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने एक कर्ली ब्रेसेस जो है वो ओपन किया है, तो मुझे यहाँ पे एक क्लोज करना पड़ेगा, और ये वाले इसको हम लोग कॉमा लगा देंगे, और उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, कंट्रोल के डी कर देंगे, कंट्रोल के डी करके आपका जो है वो क्या हो जाता है, ये फॉर्मेट प्रॉपर हो जाता है। तो अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका सर्वर है जो कि आपका है लोकल डी बी एम एस एस क्यू एल लोकल डी बी, जो आपकी सर्वर इंस्टेंस है। मेरे केस में मेरे लोकल मशीन पर रन हो रहा है, ये आपका क्लाउड में भी हो सकता है, कोई ऑन परमिशन सर्वर भी हो सकता है। उसके बाद आपका डेटाबेस, जिसका कि नाम है टास्क मैनेजमेंट डीबी, ये डेटाबेस का नाम रहेगा। ट्रस्टेड कनेक्शन आपका ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि सर्वर जो है वो आपके कनेक्शन को
ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आपने बोल दिया कि ये जो यूजर है, जो आपका एपीआई है, उसको ट्रस्ट करो। ट्रस्ट सर्टिफिकेट ट्रू है, तो जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करोगे वो सर्टिफिकेट भी आपका जो है वो ट्रू माना जाएगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉमा लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो दैट इज गुड। तो जो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे डेवलपमेंट में हम लोगों ने लिया है, जो कि हमारा डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट है, उसको भी जो है वो यहाँ पे ट्रस्ट करेगा। और इस एपीआई को जो यहाँ रिक्वेस्ट भेजेगी डेटाबेस को, उसको भी जो है वो ट्रस्ट किया जाएगा। और सर्वर की डिटेल्स और डेटाबेस डिटेल्स आपकी यहाँ पे दी हुई हैं बाकायदा। बाकी ये लॉगिन की डिटेल्स हैं, जब हम लोग लॉगिन जो है वो करेंगे तो इसको हम लोग जो है वो देखेंगे कि लॉगिन आपकी जो है वो लॉगिन किस तरह से इसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट कर चुके हैं, और हम लोगों ने जो है अपने मॉडल जो है उनको कॉन्फ़िगर कर दिया प्रॉपर्ली यहाँ पे फ्लुएंट एपीआई का यूज़ करके। और हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो किस तरह से डेटा नोटेशन लगाते हैं, कन्वेंशन बेस्ड किसे लगाते हैं, वो भी कर दिया है। और हम लोगों ने एफिटिंग डॉट जेसन फाइल में यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी सेटअप कर दी है। नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा? नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि जाना है हम लोगों को प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। और प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर कुछ सेटअप करने हैं। और वो सेटअप हमारे क्या है? बहुत ही सिंपल सेटअप है। यहाँ पर आपको बताना है कि हम लोग जो है यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर रहे हैं, तो वही हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेस बनाएंगे, और ये लाइन ऑफ कोड आपको यहाँ पर जो है वो एंटर कर देना है, पेस्ट कर देना। आप इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो बिल्डर हमें कहाँ से मिला? बिल्डर कौन है? बिल्डर आपका है वेब एप्लीकेशन, जो कि आपके बिल्डर को क्रिएट करता है यहाँ पर। तो क्रिएट बिल्डर बेसिकली बिल्डर को क्रिएट करता है, जो कि आपके वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करता है आर्गुमेंट्स के साथ में। तो ये बिल्डर का ऑब्जेक्ट है। और बिल्डर के साथ आपको मिलती हैं सर्विसेज की, कौन कौन सी सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो। जैसे कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर एक सर्विस है, वो हमने ऐड कर दिया। ओपन एपीआई हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, हम लोगों ने ऐड किया था। डीबी कॉन्टेक्स्ट सर्विस हम लोग अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन है? हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो हम लोगों ने बनाया था। और ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट किसको जो है वो इनहेरिट करता है? जो हमको पैकेज से मिला था डीबी कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर सारी फंक्शनलिटी रहती है। और ये ऑप्शंस जो हम लोगों ने वहाँ पास किए थे, ये हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ऑप्शंस के साथ में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यूज एसक्यूएल सर्वर। तो यूज एसक्यूएल सर्वर बेसिकली ये वहीं से आ रहा है जहाँ पे हम लोगों ने कहा था माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। अगर आप यहाँ पे डॉट एसक्यूलाइट कहते, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे होते? आप वहाँ पर जो है वो एसक्यूलाइट, यूज एसक्यूलाइट कर रहे होते। अब हम लोग बिल्डर पे क्या कर रहे हैं कि बिल्डर से हमें सर्विसेज का मेथड भी मिलता है, और बिल्डर से हमें कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती है, ठीक है। तो सर्विसेज बेसिकली मेथड नहीं, सर्विसेज एक क्लास है। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट एक मेथड है, वैसे ही बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग एक आपका एक मेथड है। तो बिल्डर में हमें एक क्लास मिलती है कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे कुछ मेथड होती हैं जो आपको कॉन्फ़िगरेशन रीड करने की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये आपकी जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है बेसिकली, ये हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो ये आपका जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है, ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए जो आप यहाँ पर पास कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर रीड हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा? जब कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी रीड हो जाएगी, तो आपका जो डीबी कॉन्टेक्स्ट रहेगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको लेके जाएगा। और जब ये लेके जाएगा तो बेसिकली ये क्या करेगा? इस बेस क्लास को जो है यहाँ पे पास कर देगा, और फिर बेस क्लास सारे के सारे सेशन वगैरह क्रिएट करेगी आपके डेटाबेस में। तो सारा जो आपका तरीका कैसे काम कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, वो मैंने आपको समझाया। बिगिनर्स लेवल पे समझना जो है वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको समझ में आया है एक बार में तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करते हैं आपके ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल से। वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी जाती है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वो सारी चीजें लेके पास कर देता है डीबी कॉन्टेक्स्ट को। फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या करता है? सेशन आपका मैनेज करता है। ये चीज हो गई। अब हमको क्या करना है? अब हमको क्रिएट करना है माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन क्रिएट करें इससे पहले हम जो है वो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाया डेटा का फोल्डर, और उसमें रखा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। फिर हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल किए जो भी हमें चाहिए थे, और जो अभी नहीं चाहिए थे वो भी कर लिए, वो हमारे आगे यूज होंगे। फिर हम लोगों ने जो है कंस्ट्रक्टर सेटअप किया, मैंने पूरा समझाया आपको। फिर हम लोगों ने जो है वो डीबी सेट की बात करी, और फिर हम लोगों ने जो है वो मॉडल बिल्डर की बात करी। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आए, और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा डेटा नोटेशन की छोटी सी जो है वो बात करी यहाँ पे जरा सी। और फिर हम लोग गए यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग रखी, मैंने आपको कनेक्शन स्ट्रिंग समझाई। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर आए, और हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग को जो है वो यहाँ पे रीड किया। ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया, और आपका बिल्डर वगैरह कैसे बन रहा है ये भी मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद जो स्टेप बनता बचता है वो है आपका माइग्रेशन को रन करवाना, और डेटाबेस हमारा जो क्रिएट हुआ उसको देखना, और टेबल को वेरीफाई करना। तो एसएसएमएस पे चलने का टाइम आ गया। यहाँ पर अभी हमारे पास जो है वो कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं है। तो अब हम लोग वापस चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो पे। अब आप जब रन करवाते हो कमांड,
आपके जो माइग्रेशन के कमांड होते हैं उनको जब रन करवाते हो तो कैसे करवाते हो उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ लो। सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है, उसके बाद में जाना है नुगेट पैकेज मैनेजर और फिर पैकेज मैनेजर कंसोल, आप यहाँ पे आ जाते हो। उसके बाद में आप क्या करते हो, आप कमांड जो है वो रन करवाते हो। तो थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब कमांड बेसिकली क्या रन करवाना है, बहुत ही सिंपल कमांड है, आप जो है वो आराम से रन करवा सकते हो। कोई यहाँ पर जो है रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आराम से समझो आप। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने कमांड कॉपी किया और उसको कर दिया पेस्ट। फिर समझ लेते हैं ऐड माइग्रेशन, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए, ए कैपिटल एम कैपिटल बीच में डैश, ठीक है। छोटा बड़ा अगर आप करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एग्जैक्टली ऐसे ही यूज करो। फिर इनिशियल क्रिएट जो है आपका ये मैसेज है, तो यहाँ पे हमारा पहला माइग्रेशन है, तो पहले माइग्रेशन के लिए इनिशियल क्रिएट जो है वो सजेस्ट किया जाता है। बट इसके साथ में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, इनिशियल क्रिएट और उसके बाद में आप डैश लगा के बोल सकते हो एडेड यूजर एंड टास्क, राइट। जो हम लोग कर रहे हैं, करते हैं टास्क एंटिटीज, ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इनिशियल क्रिएट बेसिकली हम लोग लिखते हैं, बट उसके साथ में आप जो है वो और भी चीज़ें लिख सकते हो। और ये डैश यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्यों हटा रहा हूँ इसका कारण आपको जो है वो समझ में आ जाएगा जब आपकी माइग्रेशन की क्लास बन के आएगी, ठीक है। तो मैंने डैश हटा दिए। आप डैश रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती डैश रखने में, बट मैंने हटा दिया है। आप रख के भी ट्राई कर सकते हो, मैंने क्यों हटा दिया मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप जब इसको रन करवा दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड होगा। एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद में आपका माइग्रेशन जनरेट होगा। तो हम लोग इसको रन करवा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 1-2 मिनट, कभी कभी 3 मिनट लग जाते हैं। तो मैं वेट करूंगा उसका और फिर उसको डिस्कस करूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और एंटर करने के बाद में आपकी जो बिल्ड शुरू हो जाएगी। और जब आपकी बिल्ड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपके माइग्रेशन की फाइल जनरेट होगी, एक फोल्डर आपका माइग्रेशन का यहाँ पे बन जाएगा, जैसा कि मैंने डिलीट करके दिखाया था आपको, जो मैंने पहले बनाया था वो सब बन जाएगा। उसके बाद में मैं जो है वो रिज्यूम करूंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें आपके यहाँ पे हुई और क्या क्या माइग्रेशन में आपके जनरेट हुआ। ठीक है, तो आपके माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गया, एक फाइल बन के आ गई है। यहाँ पर लिखा है टू अनडू दिस माइग्रेशन यूज रिमूव माइग्रेशन। तो आपको यहाँ पे हिंट मिल गया कि अगर इस माइग्रेशन को आपको अनडू करना है, अगर आप इसको जो है वो वापस रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव माइग्रेशन कमांड आप यूज कर सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो पर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा यहाँ पर भी, और आप उसको सीख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे आपको माइग्रेशन जो है वो रिमूव करना है। तो अभी हमें रिमूव नहीं करना है, हम लोग जो है वो चलते हैं यहाँ पे माइग्रेशन वाले फोल्डर में। और यहाँ पे जो फाइल्स बन के आई हैं इनकी हम लोग थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल पे वापस आएंगे। तो जो आपकी सेलेक्टेड फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन हुई है, ये आपकी जो फाइल ओपन हुई है वो इनिशियल क्रिएट ऐड यूजर टास्क एंटिटी जो भी हम लोगों ने ऐड करी थी वो आपकी यहाँ पे आ गई। तो मैंने जो डैश हटा दिए थे, बेसिकली क्यों हटा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो जो आप जो मैसेज देते हो उसके नाम से क्लास बन के आती है। तो वो वैसे भी आपके डैश यहाँ से हटा देगी, जब क्लास बन के आएगी, क्लास नाम में आपके डैश जो अलाउड नहीं होते हैं, तो मैंने उसको पहले हटा दिया यहाँ पे। तो इसलिए मैंने वहाँ पे डैशेस नहीं रखे थे। अगर आप रखोगे डैशेस तो वो डैशेस आपके जो है वो हट जाएंगे और आपका जो नाम है वो इस तरह से क्लास का बन के आ जाएगा। अब ये क्लास आपकी जो है वो माइग्रेशन जो आपकी क्लास है उसको इनहेरिट करती है। और यहाँ पर जो भी कन्फिग्रेशन हम लोगों ने करी थी वो कन्फिग्रेशन आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखेगी कि आपके टेबल का नाम यूजर्स है, टेबल में जो कॉलम होने वाले हैं उन पर क्या क्या नोटेशन लगा हुआ है, कहाँ पर नलेबल फॉल्स है, कहाँ पर ट्रू है, क्या डेटा टाइप है, कैसा क्या जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर जो है वो डिफाइन रहती हैं। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप जो कन्फिग्रेशन वगैरह करते हो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे, और जब आप माइग्रेशन जो है वो जनरेट करो तो एक बार इसको आप वेरीफाई कर लो। आपको जो है वो लाइन बाय लाइन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ही कोड किया रहता है, तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही है। आप अगर एक नज़र देख लेते हो तो आपको जो है वो सारे आइडिया लग जाते हैं कि आपकी प्राइमरी की कहाँ बन रही है, आपकी फॉरेन की कहाँ बन रही है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ जाती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो लगाया था, तो आपका यहाँ पे जो है वो बन गया और आपकी प्राइमरी की यहाँ पे जो बन गई और फॉरेन की बन गई और इंडेक्सेस वगैरह आपकी बन गई। तो ये जो है आपको बस सरसरी नज़र से एक बार देख लेना होता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और वही चीज़ें आपको होनी चाहिए जो आपने वहाँ पे डिफाइन करी हैं। तो ये हमारी हो गई अप मेथड की बात। अप मेथड बेसिकली क्या करता है कि जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा होता है तब आपका अप मेथड रन होता है और ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो वहाँ पर रन होती हैं। दूसरा मेथड आपका है डाउन मेथड, यहाँ पर नीचे रहता है ये। तो डाउन मेथड बेसिकली क्या करता है, जो आपके टेबल वगैरह बने होते हैं उनको ड्रॉप कर देता है सिंपली, एंड कहानी खत्म हो गई। तो डाउन मेथड बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा है, जो भी आपने किया उसको पूरा का पूरा जो है वो खत्म करके चला आएगा, ठीक है। बट मेन आपका जो काम रहता है वो रहता है अप मेथड का, और अप मेथड में आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो ये हो गया आपका जो माइग्रेशन की फाइल बन के आई है। एक आपकी यहाँ पे फाइल और है जो है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट स्नैपशॉट की, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट मॉडल स्नैपशॉट। तो जब आपका माइग्रेशन रन हुआ उस समय आपके जो मॉडल थे उनकी स्टेट क्या थी। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका स्निपिंग टूल है यहाँ पर,
मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो स्निपिंग टूल है बेसिकली ये क्या करता है, ये आपकी स्नैपशॉट लेता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कोई स्नैपशॉट लोगे तो आप जैसे आपने यहाँ पे गए और यहाँ पर मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने स्नैपशॉट ले लिया। तो ये स्नैपशॉट मुझे क्या दिखाएगा, ये मुझे ये दिखाएगा कि जब मैंने स्नैपशॉट लिया था तब स्टेट क्या थी। इसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँ तो स्नैपशॉट में चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि स्नैपशॉट तो हमने ले लिया। तो ये स्नैपशॉट बेसिकली इसलिए लिया जाता है कि आपको पता रहे कि जब आपने माइग्रेशन बनाया था तब तब जो आपके मॉडल थे उनकी स्टेट क्या थी। मॉडल की स्टेट तो बदलती रहती है, पर इस माइग्रेशन के साथ में ये स्नैपशॉट आपका जो है वो कंपेनियन की तरह है, ताकि आपको पता रहे कि जब आपने ये वाला माइग्रेशन बनाया था तो आपके मॉडल्स के स्टेट का स्नैपशॉट क्या था, वो आपको जो है वो रेफर करके मालूम हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देख सकते हो कि डेट टाइम टू हम लोगों ने लिया, क्रिएटेड एट, उसके बाद हम लोगों ने आईडी लिया है, ड्यू डेट लिया है। तो जो हम लोगों ने मॉडल बनाया था बेसिकली उसी का स्नैपशॉट है। कोई भी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको जो है बैठ के 1 मिनट देखोगे, जितना मैंने समझा दिया उसके हिसाब से आप जो है वो इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और मैंने आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट लेके भी दिखा दिया कि स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि आपने स्नैपशॉट ले लिया, स्नैपशॉट फिक्स है बट आपकी वो एंटिटी है वो फिक्स नहीं है, वो आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई बातें आपके माइग्रेशन की, जो फाइल जनरेट हुई उनकी बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताइए कि आपको जो है वो कैसा लग रहा है इस सीरीज में। और कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप उनको जरूर बताइए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे इंप्रूवमेंट जो हैं, जो भी फिजिबल हैं, उनको मैं जो है वो इनकारपोरेट करूँ इन वीडियोज़ में भी। और अगर इन वीडियोज़ में ना कर पाऊँ तो मैं फॉलो अप वीडियो जो है क्रिएट करूँगा। जैसे एंगुलर वाला है तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं एंगुलर की सीरीज जो है वो जरूर से करूँगा वहाँ पर आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई हैं। अब हम लोग चला गए पैकेज मैनेजर कंसोल में, और यहाँ पर अगला कमांड जो है हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अगला कमांड हमारा क्या होने वाला है, अगला कमांड हमारा होने वाला है अपडेट डेटाबेस। तो अपडेट डेटाबेस बेसिकली क्या करता है, ये आपका जो जो आपने यहाँ पे जो बनाया है, यहाँ पर माइग्रेशन जो क्रिएट किया है, उस माइग्रेशन के बेस पे क्या करता है, सिक्वल स्क्रिप्ट जनरेट करता है और उनको रन करवाता है आपके डेटाबेस में। कौन से डेटाबेस में, जो डेटाबेस आपने यहाँ पर एप्लीकेशन जो आपकी ऐप सेटिंग डॉट जेसन है उसमें बताया हुआ है। तो ये सर्वर रहेगा, ये डेटाबेस रहेगा, और यहीं पर आपकी सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इसको हम लोग जो है एंटर कर देते हैं और इसको भी आपको जो दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी फिर से आपका एप्लीकेशन बिल्ड होगा, इस बार थोड़ा सा क्विक होगा। और फिर जितने भी आपके कमांड हैं, सिक्वल कमांड, वो जनरेट होंगे आपके माइग्रेशन के बेस पे, और यहीं पर जो है वो रन होंगे, आपको रन होते हुए दिखेंगे एकदम, आप देख सकते हो उनको। रन होने के बाद रिव्यू भी कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग एसएसएमएस पे चलेंगे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे कमांड जो है वो दिख रहे होंगे। अभी 1 मिनट लेके मैं जो थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा। तो जैसे आप देखो कि टेबल टास्क की आपकी बन रही है, तो ये क्रिएट टेबल का आपको जो है वो यहाँ पर कोड दिख रहा है, और कैस्केड वगैरह जो डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो ऐसे ही आप इस कोड को जो है रन करना जब, तब आप इसको जो है वो समझने की कोशिश करना। और अगर समझने में कोई भी चैलेंज हो, वैसे नहीं होगा क्योंकि सिंपल है, बट स्टिल अगर होता है तो आप जो है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको कुछ कोड शेयर करना है तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे कोड का स्नैपशॉट या कोड पूरा का पूरा जो है वहाँ पर शेयर कर सकते हो। इसीलिए मैंने वो फेसबुक ग्रुप जो है वो बनाया है। अब हम लोग चलेंगे एसएसएमएस पे, और यहाँ पे हम लोग जो फाइनल चेकअप करेंगे। तो जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है ऑलरेडी बन चुका है। और ऑलरेडी बनने के बाद यहाँ पे अब आप आएंगे तो आपकी दो टेबल जो है वो आपकी बनी हुई रहेंगी, जो कि आपकी रहेगी यूजर की टेबल और आपकी रहेगी टास्क की टेबल। तो दोनों टेबल को हम लोग जो है एक बार ओपन करके देख लेंगे, और उसमें कुछ भी हमको नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि हमारी टेबल जो है वो प्रॉपरली बनी है कि नहीं बनी है। ऑब्वियसली बनी होंगी, और ये एक्सपेंड करने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। तो इसने लगाई थोड़ी देर और फिर ये जो है एक्सपेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टास्क वाला जो आपका टेबल है इसको सेलेक्ट टॉप 1000 कर देते हैं। और कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। बेसिकली आपको जो है मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपकी यहाँ पे टेबल जो है वो बन गई है, आपके कॉलम वगैरह यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। सेम चीज़ आपकी जो है यूजर वाली टेबल पे है। और ये इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब आप डेवलप करते हो तो टेस्टिंग आपको अपने काम की जरूर करनी चाहिए। आपको जो है वो एज्यूम करके नहीं चलना चाहिए कि ऐसा हो गया होगा। आप जो है उसको जरूर से टेस्ट करो, क्योंकि एक्सप्लिसिट टेस्टिंग जो आपकी है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आपने जो किया था बिल्कुल वही हुआ है। इसीलिए मैं ये चीज़ें जो है वो करवा रहा हूँ, ताकि आप भी जो इनको है करो, और उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। एक टेबल आपकी यहाँ पे और आई है, जो कि आपकी माइग्रेशन हिस्ट्री की टेबल है। इसको भी क्यों छोड़ें, इसको कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे ये आपके माइग्रेशन का नाम है, जो हमारी क्लास का नाम था। और ये जो आपका जिससे माइग्रेशन रन करवाया हमने, जो हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल किया था, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर जो भी था आपका, इसका नाम काफ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड सिक्वल सर्वर। इसका वर्जन क्या था, वर्जन था इसका 10 पॉइंट समथिंग। तो वही वर्जन आपका यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो
एक एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई हैं और माइग्रेशन हमारे प्रॉपरली जो है वो क्रिएट हो गए हैं। और एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैं करता हूँ Alt+L और सारी फाइलें जो है वो क्लोज हो जाएंगी। Alt+L कर दिया मैंने और ये हमारे प्रोजेक्ट का जो है वो स्ट्रक्चर है। एक चीज बचती है और वो है हमारा फाइनल कमिट करना। इसको मैं कमिट कर देता हूँ वीडियो के साथ, तो आप वो भी देख लेना। तो यहाँ पर हमारी 8 फाइल्स जो हैं वो हो चुकी हैं चेंज, जिनमें हम लोगों ने कुछ ऐड करी हैं कुछ मॉडिफाई करी हैं। तो चेक करते हैं कि क्या ऐड किया है और क्या मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए लिखा है वो ऐड है, जहाँ जहाँ एम लिखा है वो मॉडिफाई है। बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लीमेंटेड डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यही हम लोगों ने किया है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। और आप चाहो तो लिख दो फॉर टास्क मैनेजमेंट एपीआई। ठीक है, आप लिख सकते हो जो भी लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैसेज लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है कि आप जो है वो चेंजेस पुश करो। इससे पहले आपके चेंजेस जो है वो कमिट आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, और कमिट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्टेज करना पड़ता है। तो अभी ये सब चेंजेस जो हैं वो आपके स्टेज नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा जो है वो दिख रहा है यहाँ पर टूल टिप स्टेज के लिए। तो प्लस पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी फाइल्स आपकी जो है स्टेज हो जाएंगी। एक एक करके हमें स्टेज नहीं करना पड़ेगा, सारी की सारी स्टेज हो जाएंगी। तो आपको माइनस दिख रहा है ना, माइनस का मतलब है कि आप यहाँ पे जो है वो अनस्टेज कर सकते हो। मैं अनस्टेज नहीं करना, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। तो प्लस कर दिया था मैंने, सारे के सारे स्टेज हो गए हैं। अब जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा कमिट स्टेज्ड एंड पुश। ठीक है, तो कमिट स्टेज्ड एंड पुश। अब ये कहाँ जाएगा, ये वहीं जाएगा जहाँ रिपोजिटरी हम लोगों ने सेटअप करी थी। रिपोजिटरी कहाँ सेटअप करी थी मैंने आपको जो है वो बताया था, फिर से मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो पहले मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया कमिट स्टेज एंड पुश। तो इस मैसेज के साथ आपका जो स्टेज्ड आइटम थे वो लोकली कमिट हो जाएंगे और उसके बाद आपके जो है वो गिटहब पे चले जाएंगे। और साथ ही साथ मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और मैं गिटहब भी यहाँ पर जो है वो ओपन करके आपको दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो गिटहब ओपन कर लेता हूँ, जो कि हमारा गिटहब का अकाउंट है। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है वो कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई। तो टास्क मैनेजमेंट एपीआई में जाएंगे और यहाँ पर 4 कमिट हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक नहीं भी करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जस्ट अभी हम लोगों ने जो है कमिट किया है इम्प्लीमेंटेड डीबी कॉन्टेक्स्ट फॉर टास्क मैनेजमेंट एपीआई। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है वो डिटेल्स दिखेंगे कि डेटा माइग्रेशन और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो दिख जाएंगी। तो आप कमिट में जाके स्पेसिफिकली चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हो और हर एक कमिट को है आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन से कमिट में क्या चीज़ें हुई थी, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। सो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में और आप रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाने में। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।